सब कहानियां इन घरों की एक तरह की होती हैं, लेकिन हमारी कहानी का ताल्लुक इस घर से है। इस घर में एक नई बहू आई है और ये है उनका पहला दिन इस घर में। ओ, उठ गई बेटा। हमें लगा कहीं 12 बजे उठने वाली तो नहीं आ गई। नहीं 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 आंटी जी। आंटी नहीं, मम्मी। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी, मेरा मतलब मम्मी जी। इसके बाद डोली किचन में नाश्ता बनाने चली आती है तो उसके पीछे उसकी सास भी आ जाती है और वो डोली से बोलती है, बेटी, कुकिंग व्हाट? दाल बना रही हूँ। कौन सी, मूंग या मसूर? मूंग मसूर। अच्छा, लहसुन डाला है? नहीं आंटी, मम्मी जी प्याज डाली है। ये सुनते ही कमलावती काफी सारा लहसुन उठाकर दाल में डाल देती है और डोली से बोलती है, बेटी, लहसुन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको कभी मत भूलना। ठीक है मम्मी जी। डोली खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। पहला निवाला खाते ही गौतम बोलता है, लहसुन ज्यादा नहीं हो गया? और मुझे भी लग रहा है कि ज्यादा हो गया है लहसुन। अच्छी है लेकिन। बस ठीक ही है। अगली बार जब साथ लगकर बनाऊंगी तब देखना कितनी लजीज लगेगी। डोली अपनी सास की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी सास ऐसी बात कहेगी। भाई, अब सास तो आसानी से अपनी हुकूमत नहीं छोड़ने वाली और वो हुकूमत पहले से ही सोच कर आई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौतम और डोली का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है जिसका वो बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन संभल कर नाश्ता कर रहे होते हैं तो कमलावती अपने बेटे से बोलती है, आय हाय, देखो तो इसकी हड्डियां निकल आई हैं। मम्मी, ये हड्डियां नहीं है, मैंने अपने 6 पैक्स बना रखे हैं आजकल। अरे, पसंद होते थे ना इसको, अंडे ते पराठे ते लस्सी। पसंद तो मुझे अब भी है मम्मी, पर अब उम्र हो रही है तो मैंने सोचा हेल्दी खाना खाना चाहिए। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी कमलावती की नजरें डोली के बालों पर चली जाती है। डोली के कान के पास वाले बाल थोड़े से सफेद हो गए थे, जिन्हें देखकर कमलावती डोली से बोलती है, ओए, इधर आ, ये तेरे हेयर वाइट हो गए हैं। असल में मैंने मास्टर्स कर लिया है तो बाल तो सफेद होने ही थे ना। आप और सलाद लीजिए ना, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए बेड़ागर, अभी से इतना गुरूर करने लगी है ये। जी क्या कहा आपने? हमारे जमाने में तो बहुएं आती थी जवान जहान, 16 साल की, 17 साल की और ज्यादा से ज्यादा 18 साल की। लेकिन मेरी किस्मत में तो बुढ़ी आ गई है। मम्मी प्लीज। She went there. She actually went there. मम्मी, आप भी ना कई बार बेफजूल की बातें करते रहती हो। क्या मतलब फिजूल की बातें? अगर सारा वक्त सिर्फ लिखने पढ़ने में गुजार देगी तो घर कैसे चलेगा? Whose house she talking about? हाँ, her house और our house? रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। मम्मी, हर वक्त अंग्रेजी में बकबक करती रहती है। देख, तू कितना पतला हो गया है। मैं कितने मजेदार पराठे खिलाती थी और अब हर चीज लो फैट और सैलेड में बदल गई है। मम्मी, आप छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ा लेती हो? मान भी जाओ ना, कल से बना देगी आपके लिए टेस्टी दाल। नहीं चाहिए दाल चावल, खुद बना लूंगी मैं सब। आखिर घर है किसका, माँ के बेटे या बहू के पति का? वक्त हमेशा एक ही हक में फैसला करता है। अगली सुबह गौतम अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है तो डोली उससे बोलती है, अच्छा लिसन, देखो, अमन गेटिंग बिगर एवरी डे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक नया घर बड़ा सा लेना चाहिए? देखो, यू आर राइट, बट आई एम गेटिंग रियली रियली लेट राइट नाउ एंड मम्मी वाज वेरी apologetic about what she said last night. So you should never speak English in front of her. Are you for real? I'm sorry, just don't speak in English. Mind कर जाती है ना यार। I have to go now. I will see you in night. Bye. हाँ हाँ बाय। गौतम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो वो बिना नाश्ते के वहाँ से चला जाता है। अब डोली और कमलावती नाश्ते के टेबल पर एक साथ बैठ जाते हैं और कमलावती डोली से बोलती है, 30 साल, पूरे 30 साल संभाला है मैंने इस घर को और एक ही बेटा है मेरा, और आजकल बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने अपनी सास की हर बात मानी मरते दम तक, उनके हर हुक्म को सराहा। कैसी कैसी बातें करती थी और कैसे कैसे ताने नहीं सुने मैंने, कभी उफ तक नहीं की। अपना घर समझा और सवारा। आजकल तो जमाना ही अलग है, बहू आती है और सास को घर से बाहर करना चाहती है। नहीं मम्मी जी, आपको कोई घर से बाहर नहीं निकाल रहा। खैर छोड़ो, आज तुम्हारी सालगिरह है ना,
चलो मेरे साथ कमरे में, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। कमलावती डोली को कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है। आंखें बंद करो। डोली अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेसब्री से गिफ्ट के आने का इंतजार करती है। तभी कमलावती उससे बोलती है। सरप्राइज, क्या है मम्मी जी? ये देख, तेरे लिए मैं बेलन लाई हूँ। बेलन को गिफ्ट के रूप में पाकर डोली के तो होश ही उड़ जाते हैं। कमलावती उसे बेलन लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो ले नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। कमलावती फिर भी उसे बेलन दे ही देती है और उससे बोलती है। जब तुम बनाओगी ना मेरे गौतम के लिए गर्मा गर्म पराठे, तो एकदम हेल्दी हो जाएगा, फिट हार्ट। I can't live in this house anymore. I can't. हाँ, सुना है मैंने। मैडम को ये घर छोटा लगने लगा है, सूरज चुड़ैलों वाली और मिजाज परियों के। You old hen. क्या हो गया? डोली अपनी सास पर बेलन लेकर चढ़ने ही लगी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है और दोनों एक साथ दरवाजे पर चिल्लाते हुए भागती है और गौतम का नाम लेती रहती है। वो दोनों दरवाजा खोलती हैं और गेट पर गौतम खड़ा होता है। दोनों उसको अंदर खींच लेती है और डोली उसे बताती है। She give me a बेलन. She give me a बेलन, पैकिंग बेलन on my birthday. अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। हाँ हाँ, तो रोका किसने है? जाना जल्दी, ये घर तो तेरे लिए छोटा पड़ेगा चंडाल। आप दोनों बिल्कुल पागल हो गई हो। वैसे मैंने एक नया घर देख लिया है, आज से आप दोनों को घर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ओ बेबी, थैंक यू सो मच। सास के लिए तो ऐसा है जैसे पाँव की जूती सर पर ही चढ़ गई हो, और बहू के लिए उसकी हुकूमत आज से ही शुरू हो गई है। और हुकूमत भी चलाई थी इन्होंने पूरे 20 साल। लेकिन एक दिन अमन घर में नहीं बहू ले आया और सब खाना खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं। अमन कुछ खा नहीं रहा होता तो डोली उससे पूछती है। अमन डार्लिंग, you don't want to eat anything? एक्चुअली मॉम, हमने कैफे में बर्गर खाया था, सो वी आर नॉट हंग्री राइट नाउ। Of course darling, and she is so fond of food. Yes, I am. Cute. Wanna some salad? No, thank you. ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मैरी को बर्थडे आ जाता है। बेटी, हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? Of course बेटी। See, I got a present for you. A treadmill. तुम इस पर रोज जॉगिंग करोगी ना तो थोड़ी सी पतली हो जाओगी। Are you crazy? नहीं हूँ मैं आपकी बेटी और ना ही बनना चाहती हूँ। मैं किसी और की बेटी हूँ। पर ये हेल्थ के लिए काफी अच्छी है बेटी। तभी अमन वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है। व्हाट हैपन? क्या हो रहा है ये सब? एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और बात वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। अमन मैरी को लेकर अपने नए घर में चला जाता है, जैसे डोली और गौतम आ गए थे। हर्ष एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही ऐशो आराम की। ऐसे ही एक रोज हर्ष के ऑफिस का मैनेजर अंश उससे कहता है, सर, हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आप मुझे कब तक पे कर रहे हैं जिसमें मैं सभी एम्प्लॉय को दे सकूं? हाँ अंश, सभी को देना तो है, लेकिन अभी सभी को बोल दो कि कुछ समय वेट कर ले। जी सर। सर वो दरअसल सर मुझे एडवांस चाहिए नेक्स्ट मंथ का। लेकिन वो क्यों अंश? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना कर्जा निपटा लूं। हर्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर अंश को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। यार, आज 21 हो गई है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई। आई थिंक हमें खुद सर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यार, हम डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑनर से पहले मैनेजर होता है। इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। सही बोल रही है तू। अब क्या था, सभी एम्प्लॉय एक गुट बनाकर अंश के पास जाते हैं और अंश से कहते हैं, सर, हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी? हम यहाँ अपना समय देते हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी सैलरी समय से मिले। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये चीजें सिर्फ तुम नहीं, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चाहते हैं। सभी के अपने अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप सीधा हर्ष सर के पास जाइए। लेकिन सर, अगर सर ने हमें कुछ कहा तो? सैलरी किसको चाहिए? हमें। तो मैं तुम्हारी हिमायत लेकर नहीं जा सकता। हाँ, भला आप जा भी कैसे सकते हैं? सर ने आपके मुंह में पैसे जो भर दिए होंगे, तो आप हम लोगों की हिमायत कैसे लेंगे? राधा, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
और तुम सभी को क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए सर से बात नहीं की? मैं सर के पास गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अंश सभी को बोल दो कि वेट कर लो। मैं तो खुद यहाँ काम करके फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना लोन कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने लोन को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे बॉस को अपने ऐशो आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए सर? करना क्या है, तुम सभी बॉस के पास जाओ और अपनी अपनी चीजें सर के सामने रखो। अंश के कहने पर अब सभी हर्ष के कैबिन में जाते हैं। हालांकि हर्ष अपने कैबिन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर भी हर्ष सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है और हर्ष के सामने सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उस वक्त हर्ष कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। ये सब हर्ष की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भी सुन रही थी और सभी एम्प्लॉयज को जवाब देते हुए मीनाक्षी कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके और आपके बॉस के बीच में बोल रही हूँ। तो आप सभी अपने सर के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। आप सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन आपने अपने मैनर्स को नहीं देखा। आप सभी को ये दिख नहीं रहा था कि आपके सर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिमिट्स क्रॉस कर दी आप सभी ने यहाँ आकर। मैं जान सकती हूँ क्यों? माफ करना मैडम आप भी, लेकिन सर यहाँ आपके साथ किसी बिजनेस की बात तो कर नहीं रहे होंगे। अच्छा, ये तुम्हें पता है या मुझे? राधा सही कह रही है मैडम, आप बड़े लोगों के पास कोई परेशानी तो होती नहीं है और हमें बोलते हो कि हम वेट करें। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करवा देता है, जिसके बाद हर्ष अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है, आप सभी अंश के पास क्यों नहीं गए? मैंने उसको कहा था कि वो आप सभी को बता दे कि कुछ समय इंतजार कर लें। सॉरी सर, बट अंश सर ने हमें बताया कि आपने उन्हें ये बात कही है, लेकिन जैसे हम आपके एम्प्लॉय हैं, वैसे ही सर भी हैं। उन्हें भी दिक्कत है और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके पास आए हैं। सर, हम अपना पूरा समय यहाँ देते हैं, साथ ही इस कंपनी के साथ लॉयल होकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बदले हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें सैलरी समय पर मिले। चलो ठीक है, आज 21 है, 24 को आप सभी को आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो 25 से ही काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं तुम सबको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? और इन दिनों में बहुत लॉस चल रहा है वैसे ही। वो हम नहीं जानते हैं, हमने आपको अपना फैसला बता दिया बस। इस तरह से अब सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं, तो वहीं अब हर्ष अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? सॉरी सर, हम आपका लोन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही लोन ले रखा है और वो भी आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी अपने लोन को क्लियर कर देते हैं तो मे बी आपका लोन पास हो जाएगा। हर्ष वहाँ से चला जाता है और दूसरे अकाउंट से लोन ले लेता है। लोन पास होने में समय लग जाता है और जब तक उसको लोन नहीं मिला तब तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, जिस वजह से हर्ष की कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के साथ हर्ष भी डूब गया। साथ ही हर्ष के ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज ना देने की वजह से हर्ष का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बैंक वालों ने जब्त कर लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा था और अगर कुछ बचा था तो वो था उसका गेस्ट हाउस। बेचारा हर्ष अपने गेस्ट हाउस में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको चिंता में रोते हुए देखकर उससे कहती है, हर्ष तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीनाक्षी, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। हर्ष, हम दोबारा चीजें ठीक करेंगे। हाँ मीनाक्षी, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो दोगुनी छलांग लगाऊंगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोबारा आओगे और सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगले 1 महीने तक जब मैं बैंक का लोन नहीं दूंगा तो सीबीआई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मीडिया में ये फैलाना है कि मैं यानी हर्ष भाग गया। पर हर्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे? जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मैं तुम्हें ये काम करने को बोल रहा हूँ। हर्ष के बार बार कहने पर मीनाक्षी उसकी बात मान जाती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा हर्ष ने कहा था। 1 महीने बाद
सीबीआई आई और उससे पूछताछ करने लगी। सीबीआई की पूछताछ पर मीनाक्षी सीबीआई और मीडिया के आगे कहती है, मैं हर्ष के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने तो मुझसे बात तक नहीं की है। पता नहीं कहाँ गया वो। तो मीनाक्षी मैडम कब तक आएंगे वो? उन्होंने आपको कुछ तो बताया ही होगा। कब तक आएंगे आखिर वो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। और वो कब तक आएंगे कब तक नहीं, कुछ नहीं कह सकते। या यूं कहो कि वो आएंगे ही नहीं। मेरे ख्याल से वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं। मीनाक्षी के इस बयान से न्यूज में आग लग जाती है और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हर्ष अब शायद कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सच में हर्ष यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैंक के पैसे लेकर भाग गए? ऐसी ही खबर पाने के लिए बने रहे लगातार हमारे न्यूज चैनल के साथ। इस तरह अब काफी समय हो जाता है और अगले 1 साल बाद धीरे धीरे करके हर्ष के लोन को कोई अजनबी इंसान चुका रहा था। और जब हर्ष का सारा लोन चुकता हो जाता है, साथ ही हर्ष का सब कुछ उसको वापस मिल जाता है, तो हर्ष मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आकर उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया। ये सुनकर मीडिया के साथ साथ सभी लोग उससे इंस्पायर हो गए और अब हर्ष सबके दिलों पर राज करने लगा। निया अपने ससुराल में रहा करती थी। निया की सास कुंती काफी खड़ूस थी। वो अपने घर के सभी कामों को समय पर करने पर बहुत जोर देती थी, या यूं कहें कि कुंती समय की पक्की थी। वैसे तो कुंती ठीक थी, लेकिन जब कोई काम नहीं होता या किसी से कोई भी काम में देरी हो जाती तो कुंती अपना रौद्र रूप धारण कर लेती थी। निया भी अपने ससुराल में पूरी तरह से ढली हुई थी। साथ ही वो अपनी सास की बहुत सेवा किया करती थी, इसीलिए निया अपनी सास की चहेती थी। एक दिन निया अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी निया की सास कुंती उससे बोलती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी? अब मम्मी जी आप क्या सोच रही हैं क्या नहीं, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आप ही मुझे बताएंगी ना कि आप क्या सोच रही हैं। ओफो, मेरी सुनेगी तभी तो कुछ बोलूंगी ना मैं। अब जब तू मेरी सुनेगी नहीं और बस अपनी ही अपनी गाती रहेगी, तो मैं कैसे तुझे अपनी बात बताऊंगी? अच्छा बोलिए। बहू, मैं सोच रही हूँ विक्की की शादी करवा दूं। अब वो शादी लायक भी हो गया है। अगर उसकी शादी सही समय पर नहीं करवाई तो वो हाथ से निकल सकता है। हे भगवान, अगर मम्मी जी ने विकी की शादी कहीं और करवा दी तो इस घर में मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा और इस घर में जो मेरी हुकूमत चलती है वो नहीं चलेगी, यानी मेरा राज खत्म। नहीं निया, कुछ सोच। तुझे इस घर में अपने पैर पसारे रखना है, इसलिए तू देवर जी की शादी कहीं और नहीं होने दे सकती। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी ही बहन की शादी अपने देवर जी से करवा दूं। इससे मेरी देवरानी उफ मेरी बहन मेरे कहे पर भी रहेगी और मेरा राजपाट कहीं जाएगा भी नहीं। अरे बहू, कौन से ख्यालों में खो गई? मैं विक्की की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप देवर जी की बात कर रही हैं, पर एक बात बताइए, क्या आपने देवर जी के लिए कोई लड़की देखी भी है या बस यूँ ही बोल रही हैं? नहीं बहू, अभी कहाँ देखी है। पहले मैं तेरी राय तो जान लूँ कि आखिर तू अपने देवर की शादी के लिए राजी है भी या नहीं। मम्मी जी, भला मैं देवर जी की शादी के लिए राजी क्यों नहीं होंगी? तो बहू, देरी किस बात की है? अगर तेरी नजरों में कोई लड़की है तो बता दे। लो कर लो बात, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। मतलब? अरे मम्मी जी, मतलब ये कि देवर जी के लिए लड़की ढूंढनी ही क्यों है? मेरी बहन है ना आरती। आरती? बहू, आरती तो छोटी है ना, और जहाँ तक मैंने सुना है कि छोटे बच्चों की शादी को बाल विवाह कहते हैं। अरे मम्मी जी, तो क्या हुआ अगर मेरी बहन छोटी है तो? आप ये भी तो देखो, अगर आप अपनी बहू का मतलब होने वाली बहू का बाल विवाह होगा तो बड़े होने पर वो आपकी कितनी सेवा करेगी। और आप ही बताइए, क्या मेरी बहन में किसी चीज की कमी है? वो इतनी सुंदर है, साथ ही संस्कारी भी। आप देख लो मम्मी जी, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे बहू सही बोल रही है। बहू की बहन तो काफी सही है। ठीक है बहू, पर तू जानती है ना यहाँ के रूल। मैं जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरती को सब समझा दूंगी और अपने मम्मी पापा को भी शादी के लिए मना लूंगी। इस तरह अगले ही दिन निया अब अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे अपने देवर के लिए बात करती है। ये सुनने के बाद निया का पिता तरुण कहता है, अरे बेटा निया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी आरती अभी बहुत छोटी है, अभी हम उसकी शादी नहीं कर सकते हैं।
हाँ बेटा, हमारी आरती तो 8वीं कक्षा में ही है, उसको कहाँ कुछ पता होगा इन सब के बारे में। पर मम्मी पापा इसमें बुरा ही क्या है? अब आरती के साथ मैं भी तो रहूंगी ना। अगर उसको कुछ नहीं आएगा तो मैं हूँ उसको सिखाने के लिए। और मेरी शादी भी तो आपने ही की है ना पापा। आप तो जानते ही है कि मैं वहाँ कितनी खुश हूँ। अब आप ही सोचिए, जब मैं वहाँ इतनी खुश हूँ तो ये मम्मी जी की छोटी बहू और लाडली बहू बन के रहेगी ना वहाँ। निया के बार बार कहने पर और निया की खुशहाल जिंदगी देख तरुण अपनी छोटी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद निया के देवर विक्की की आरती से शादी हो जाती है, या यूं कहें कि आरती का बाल विवाह हो जाता है। आरती अभी छोटी थी, इसीलिए उसको कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे करना होता है। साथ ही उसको अपने ससुराल के नियम भी नहीं पता थे। और ऐसे ही एक दिन आरती देर से सोकर उठती है, और जब वो उठकर बाहर जाती है तो वो अपनी सास को गुस्से में आग बबूला होते हुए देखती है। आरती को कुछ समझ नहीं आया और वो बिना कुछ कहे किचन में जाती है। तो वहीं गुस्से में अपने पैरों को धमकते हुए कुंती किचन में आती है और उसका हाथ खींचकर उससे कहती है, बहू, तुझे इतना नहीं पता क्या, बिना नहाए मैं किसी को रसोई में घुसने नहीं देती हूँ। और तो इतनी देर से क्यों उठ रही है? वो मम्मी बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब जब तू इतनी देर से उठकर आई है तो मैं तुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। और सजा के तौर पर मैं तुझे एक दिन भूखा रखूंगी। एक दिन भी भूखी रहेगी ना, तब तुझे अकल आएगी। पर मैं भूखी नहीं रह सकती। कुंती उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से अपनी अकड़ में चली जाती है। और आज पूरा दिन बेचारी आरती भूखी रहती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। और अगर कभी आरती से कोई गलती होती तो कुंती उसको सजा देती थी। और वहीं खड़ी निया अपनी बहन को ना तो बचाती थी और ना ही कभी उसको समझाती थी। ऐसे ही एक दिन आरती किचन में खाना बनाते समय जल जाती है। साथ ही आरती से खाना भी जल जाता है। उस दिन जला हुआ खाना देख कुंती ने तो हद ही पार कर दी थी। उसका जला हुआ हाथ ना देख उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या लगा रखा है तूने? राम राम, सारा खाना जला दिया। निया बहू, ओ निया बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? देख, तेरी बहन ने सारा खाना जला दिया। आरती बहू, आज से बल्कि अभी से तू काल कोठरी में 2 दिन तक रहेगी, वो भी भूखे प्यासे। आरती की आंखों में आंसू टपटपा रहे थे। और जैसे ही कुंती वहाँ से जाती है वैसे ही आरती अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बहन से कुछ बोलती। तभी निया उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तूने तो हद ही कर दी है। अरे यार, थोड़ा तो ध्यान रखा कर कि किस समय तू क्या कर रही है। अब देख, दे दी ना मम्मी जी ने तुझे 2 दिन काल कोठरी में रहने की सजा। पर दीदी, मेरा हाथ जल गया। निया भी आरती की बिना बातें सुने वहाँ से चली जाती है। आरती को 2 दिन तक कुंती काल कोठरी में रख देती है। 2 दिन तक काल कोठरी में भूखे प्यासे रहने और साथ जलने की वजह से आरती को तेज बुखार आ जाता है। आरती का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसको इतना बीमार देख कुंती अपने समधी को फोन करती है और उसको बोलती है, नमस्कार समधी जी, लगता है आपकी बेटी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही याद कर रही है। तभी तो आपकी यादों में हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बहू ने खुद की तबीयत खराब कर ली है। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी बेटी को अपने घर ही ले जाइए। इस तरह अगली सुबह तरुण आरती को लेने उसके ससुराल आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर चला जाता है। और घर जाते ही आरती अपने माँ बाबा को जोर से पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसको इस तरह रोता हुआ देख तरुण उससे उसके रोने का कारण पूछता है, जिसके बाद आरती उसको सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद तरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको खुद के फैसले पर बहुत पछतावा होता है। और पछताते हुए वह अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बिटिया का बाल विवाह कर। अगर मुझे पता होता इस घर में दरिंदे रहते हैं तो मैं अपनी बेटी की शादी उन दरिंदों के घर में कभी नहीं करवाता। उन दरिंदों के साथ रह रहकर मेरी बेटी भी दरिंदा बन गई। और निया सब जानती थी, लेकिन निया का दोहरा चेहरा किसे पता था? निया बहुत अच्छे से जानती थी कि आरती इस घर में मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी निया ने अपना राजपाट बनाए रखने के लिए अपनी बहन की शादी उस विक्की से करवा दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटी आरती को इस नर्क से निकाल कर रहूंगा। तरुण की पत्नी
उसे संभालती है और इस तरह समय गुजरता है। और एक दिन तरुण आरती के ससुराल जाता है और सभी के सामने विक्की से बोलता है, बेटा विक्की, आरती एडमिट है, उसके फॉर्म पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, कर दो। विक्की उस पर साइन कर देता है और अगले एक हफ्ते बाद अब जब कुंती अपने बेटे के साथ आरती के घर आरती को लेने जाती है और विक्की दरवाजे पर ही खड़ा होकर अपने ससुर के पैर छूता है तो तरुण बोलता है, पापा जी, मैं आरती अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। कौन सी पत्नी? वो तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन याद करो उस दिन जो मैं तुम्हारे घर आया था ना हॉस्पिटल के पेपर्स लेके तुम्हारे साइन करवाने के लिए, वो हॉस्पिटल्स के नहीं डाइवोर्स के पेपर थे। अब मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। और हाँ, साथ ही अपनी बड़ी बेटी से मैं अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ, क्योंकि जिस घर में ना मेरी बेटी की इज्जत नहीं है ना, उस घर में मेरी बेटी भी नहीं रहेगी। इस तरह आरती के पिताजी उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।